हेलो छात्रों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 का विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमारा चलता है लेसन नंबर 5 ध्वनि साउंड। इससे पहले हमारे लेसन जो है साइंस के फिजिक्स के हो चुके हैं। इसके बाद में ये हमारा लास्ट लेसन है जो बोर्ड जो आपके पेपर में भी कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। वही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हम आपको वीडियो के रूप में आपके पास शेयर करते रहेंगे। तो प्यारे छात्रों, आप ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर आज अंत तक देखें, क्योंकि जो 30% कोर्स कटा हुआ है वो हम इसमें नहीं देंगे। पहला टॉपिक हमारा दिया हुआ है ध्वनि साउंड। ध्वनि क्या है, जिसे बोलते हैं आवाज़ क्या है। ध्वनि जो है ऊर्जा का वह रूप है जो हमें सुनने की एक क्षमता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। हमारे कानों को जो कुछ सुनाई देता है वह ध्वनि है। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। यह तरंगों के रूप में वायु में फैलती है, जैसे घंटी का बजना, ढोल का बजना। तो ये हमारी हुई साउंड ध्वनि। यानी कि जब कोई घंटी बजती है तो उसके द्वारा जो वायुमंडल के कण होते हैं वे आपस में टकराते हैं, यानी कि उनमें कंपन पैदा होता है। जब उन पर कंपन पैदा होगा तो वे एक दूसरे से टकराते हैं। वो कंपन जो है वो विक्षोभ जो है हमारे कानों तक पहुंचता है, जो हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। इसे बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि कोई ऐसी वस्तु नहीं कि एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जागे, नहीं। ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी माध्यम हो, वायुमंडल है, या जैसे लोहा है, लोहा भी एक माध्यम हो गया। टीन है, टीन भी एक माध्यम हो गया। अब इसमें जो है कण, माध्यम के जो कण हैं वे आपस में कंपन करते हैं। इसलिए वो कंपन जो है जब हमारे कानों तक पहुंचता है तो वो हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई ध्वनि साउंड। नेक्स्ट हमारा चलता है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचरण। संचरण का मतलब होता है ध्वनि का चलना, कि ध्वनि जो है किन किन माध्यमों में चल सकती है। देखो इसमें दिया हुआ है ध्वनि तरंगों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे बोलते हैं ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण यांत्रिक तरंगों की भांति किसी पदार्थ के कणों के दोलन के द्वारा ही होता है। अर्थात जैसे यांत्रिक तरंगें चलती हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में दोलन होता है, वे कंपन करते हैं। इस तरीके से जैसे मान ले कम ये है कण, इसने ये घूमने के बाद इसने दोलन किया ऐसे, ये दूर से कण से टकरा गया, फिर ये तीसरे कण से टकरा गया। तो इस तरीके से जो है चलते चलते ध्वनि जो है इस स्थान से चल करके हमारे कानों तक पहुंच जाती है, जिन्हें तरंगों का नाम दिया गया है। क्योंकि तरंगों को भी चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि को भी चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण का यांत्रिक तरंगों की भांति किसी पदार्थ के कणों को दोलन के द्वारा ही होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। अर्थात निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, नहीं कोई तरंग चलती है। इसलिए ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात ध्वनि संचरण के लिए महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं, यही महत्वपूर्ण शर्तें हैं ध्वनि संचरण के लिए। नंबर 1 शर्त क्या है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। पहला कंडीशन इसकी यही है, बिना माध्यम के ध्वनि संभव नहीं है। दूसरी कंडीशन है, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण गमन नहीं करते। जो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, माध्यम के कण गमन नहीं करने। गमन का मतलब है कि माध्यम के कण जो है वो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर नहीं जाते, बल्कि उनमें आपस में कंपन होता है। वे एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद फिर वे उनमें कंपन उत्पन्न होता है, वही हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। तीसरा पॉइंट है, ध्वनि तरंग के रूप में चलती है। क्यों? क्योंकि उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगों को प्रकार और उन्हें यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। क्यों? यांत्रिक तरंगे हमारा टॉपिक दिया हुआ है वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऐसी तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इनके ऐसी तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि ऐसी तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे जल में उत्पन्न तरंगे
यानी कि जल को आपने देखा, अगर मान लो आपके पास शांत जल है, उसमें आप कोई कंकड़ या कोई मिट्टी डाल दें तो उसमें जो है धीरे धीरे वो जल जो है ऐसे लहरें लेता हुआ किनारों तक पहुंच जाता है। तो उसमें जो उठने वाली तरंगे हैं वे सभी यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि उसमें एक माध्यम हो गया। रस्सी से उत्पन्न तरंगे, अगर एक हम रस्सी में ऐसे झटका मार कर छोड़ दें तो वो रस्सी जो है ऐसे छोड़ दूँ तो उसमें तरंगे पैदा होती हैं, तो वे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंगों के यांत्रिक तरंगों के प्रकार, ये दो प्रकार की तरंगे कहलाती हैं। देखो इसमें इस टॉपिक में जो है हम आपको एक प्रकार की तरंगों का वर्णन करेंगे, फिर अगले टॉपिक में दूसरे प्रकार की तरंगों का वर्णन करते हैं। यांत्रिक तरंगों के प्रकार की यांत्रिक तरंगे जो है हमारी वे दो प्रकार की तरंगे हैं। नंबर एक, पहली तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग में जो है देखो ये आपके पास फिगर दिया हुआ है, पहली तरंग जो है हमारी वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इसमें क्या होता है, माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। दिशा के लंबवत यानी कि जिधर दिशा है उसके लंबवत कंपन करते हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ये सुरंग और गर्त के मिलने से बनती है। देखो सुरंग और गर्त क्या होता है, आप इस फिगर को समझिए। ये जल है, गर्त देखो गहराई तक है, सुरंग देखो ऊपर है, यानी कि तरंग का गहराई तक जाना गर्त कहलाता है और तरंग का ऊपर आना सुरंग कहलाता है। तो गर्त और सुरंग के रूप में, जैसे कोई आपने पानी में ढेला या कोई कंकड़ फेंक दिया तो ऐसे लहर भी देता हुआ पानी चलता है, किनारों तक पहुंच जाता है। यानी कि ऊपर नीचे, ऊपर गया तो सुरंग हो गया, नीचे गया तो गर्त हो गया, गर्त में चला गया, गहराई में चला गया। तो इसे बोलते हैं सुरंग और गर्त। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो सुरंग और गर्त के रूप में आगे चलती हैं, माध्यम के लंबवत होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपने कोई कंकड़ फेंक दिया, इसके चारों तरफ ये चलने वाली तरंगे हैं, तो ये धीरे धीरे जो है किनारों पर जा करके रुक जाती हैं, लेकिन ये लहरें दूर ऐसे चलती हैं सुरंग और गर्त के रूप में। नंबर 2 दिया हुआ है, तनी डोरी के एक सिरे को हिलाने पर उत्पन्न तरंगे। जैसे एक डोरी है, इसके एक सिरों को अगर आप हिला दें तो इसमें इस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे वायलिन है, सितार है, उसके ऊपर डोरी लगी होती है, उसमें तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये सभी तरंगे कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगे, जो सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। नंबर 2 हमारा दिया हुआ है, दूसरा नंबर है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं, जब माध्यम का प्रत्येक कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करता है। देखो पीछे टॉपिक था हमारा अनुप्रस्थ तरंगे, माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता था, लेकिन यह अनुदैर्घ्य तरंगे माध्यम का कण प्रत्येक कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करता है, तो वे तरंग अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे संपीड़न और विलयन के रूप के मिलने से बनती है। संपीड़न और विलयन वायु में होता है। मान लो जैसे कोई वस्तु है, ये दोलन करती है, दोलन करते हुए कभी ये इधर जाती है, कभी ये इधर जाती है, कभी इसके दोलन तेज होते हैं और कभी कम हो जाते हैं। तो ये जो तेज और कम दोलन है इसके, ये संपीड़न और विलयन कहलाते हैं। संपीड़न और विलयन, संपीड़न के कंप्रेशन दबाव, विलयन रिफ्रैक्शन यानी कि दूर जाना। संपीड़न और विलयन देखो जी, ये आपके पास अगर किसी स्प्रिंग को हम खींच करके छोड़ दें तो उसके ऊपर उसमें जो है इस तरीके से ऊपर नीचे, मान लो ये स्प्रिंग है, इसको खींच करके छोड़ दें तो इसमें जो है जो उत्पन्न तरंगे होती हैं ये माध्यम के कण के, ये माध्यम के समांतर हैं। जो संपीड़न और विलयन यानी कि कभी तो ये नज़दीक आती हैं और कभी दूर जाती हैं, ऐसे होता है। दूर चली गई विलयन हो गया, पास दबाव में आ गई कंप्रेशन तो संपीड़न हो गया। तो ये किरणें जो है अनुदैर्घ्य तरंगे जो हैं ये संपीड़न और विलयन के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये तरंगे हैं प्यारे छात्रों, किरणें नहीं है। अब जैसे हमारे पास दिया है उदाहरण, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ना या किसी लोलक को हिलाना, जो कोई दिया हुआ है यहाँ तरंगे, ये वायु या गैस में उत्पन्न तरंगे हमारी कहलाती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। तो इस प्रकार से अनुप्रस्थ
और अनुदैर्ध्य तरंगे हमारा टॉपिक था। अगला दिया हुआ है हमारे पास ध्वनि तरंगे। जैसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, उसी क्रम में तरंगे हमारी है ध्वनि तरंगे भी कहलाती हैं। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उससे ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, जो वायु में विक्षोभ के रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है। देखो जो ध्वनि है और विक्षोभ के रूप में हमारे कानों तक पहुंच रही, तो उन पहुंचने वाली वस्तुओं को, उन पहुंचने वाली आवाज को ही हम तरंगे बोलते हैं, जिसका नाम है ध्वनि तरंगे। अब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, ध्वनि तरंगों के प्रकार। देखो आवर्ती ध्वनि तरंगे हमारी होती है, कुछ ध्वनि तरंगे ऐसी होती हैं जो हमें स्पष्ट और सही सुनाई देती हैं। कुछ ध्वनि तरंगे ऐसी होती हैं जो हमें सही और स्पष्ट सुनाई नहीं देती हैं। तो देखो उनके प्रकार दिए हुए, ध्वनि तरंगों की आवर्ती और उनका परिसर। उनकी परिसर का मतलब उनकी रेंज। आवर्ती कितनी तेजी से चलती है, आवर्त कितना होता है। नंबर 1 इसके अंदर आता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनको हम अपने कानों से, जिन तरंगों को हम कानों से सुन सकते हैं, उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इनकी आवृत्ति 20 Hz से 20,000 Hz तक होती है, हर्ट्ज तक होती है। तो ऐसी तरंगों को बोलते हैं श्रव्य तरंगे, सुनने वाली तरंगे। जैसे मनुष्य की आवाज़, जानवरों की आवाज़, ढोल, तबले, घंटी की आवाज़ आदि तरंगे, आदि जो आवाज़ है ये कहलाती है आपके पास श्रव्य तरंगे। ये ध्वनि तरंगे है जो हमें सुनाई देती हैं। नंबर 2 हमारा चलता है अपश्रव्य तरंगे। वे तरंगे जिन्हें हम अपने कानों के द्वारा नहीं सुन सकते, जिनकी आवृत्ति 20 Hz हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। जैसे भूकंप से उत्पन्न तरंगे हैं, इनको हम सुन नहीं सकते। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्रव्य तरंगे। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत प्रभाव की विद्युत दाब क्वार्टर क्रिस्टल से उत्पन्न होती है। तो प्रश्रव्य तरंगे भी ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, आप जो है ध्वनि का लेसन स्टार्ट करें और ध्यान से वीडियो को देखें और अपने वर्क को कंप्लीट करते रहें, क्योंकि अब आपके जल्दी से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शुरू से लेकर और अंत तक देखें, ताकि हर टॉपिक आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।